हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस फार्मा यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का वीडियो जिन्हें क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर बनना है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एज इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर होते कौन है, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉलोड बाय रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सैलरी एंड कैरियर प्रोस्पेक्ट के बारे में जानेंगे ऑफ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर होते कौन है। सो क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर इज ए स्पेशलाइज्ड रिसर्च पर्सन वर्किंग विद एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। सो गाइस, क्लिनिकल रिसर्च कैरी आउट करना ये काफ़ी ह्यूज टास्क होता है। इसमें काफ़ी सारे रिसर्च पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं। एंड गाइस, जहाँ पे भी क्लिनिकल स्टडी कंडक्ट होती है दैट इज़ क्लिनिकल रिसर्च साइट, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? दैट इज़ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की होती है। बट प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि सारे क्लिनिकल रिसर्च एक्टिविटी खुद परफॉर्म करे। इसलिए वो अपने बिहाफ में एक पर्सन को डेलीगेटर हायर करता है ताकि उसके डायरेक्शन में वो क्लिनिकल रिसर्च एक्टिविटी परफॉर्म करें। एंड उस पर्सन को हम बोलते हैं क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। और इसी सेम रीज़न के लिए क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर को क्लिनिकल ट्रायल का लाइफलाइन भी बोला जाता है। सो गाइस, ये था इंट्रोडक्शन। चले आते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। सो जिनके पास भी इनमें से कोई डिग्री या डिप्लोमा कोर्स है वो क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एम फार्मेसी, जो कि 2 इयर्स का पीजी प्रोग्राम होता है, देन बी फार्मेसी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, देन मास्टर इन क्लिनिकल रिसर्च फार्म डी एंड पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च। सो गैस, मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा, सिर्फ पीजी डिप्लोमा करने से ही आप क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। इसके लिए आपको बीएससी या बीटेक करना होगा एंड उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च। ये करने के बाद आप सीआरसी बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चले आते रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। सो गैस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। दैट इज़, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बिफोर द क्लिनिकल ट्रायल, देन ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल एंड फाइनली आफ्टर द क्लिनिकल ट्रायल। तो चलिए इसे वन बाय वन समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं सीआरसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लिनिकल ट्रायल के स्टार्टअप होने से पहले क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी क्लिनिकल साइट इंटरेस्टेड होती है फॉर टेकिंग पार्ट इन स्टडी, उन्हें अपना नॉमिनेशन भेजना होता है किसे? दैट इज़ क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या स्पॉन्सर को। एंड देन क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या स्पॉन्सर जो कि क्लिनिकल रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करना चाह रहे हैं, वो एक क्वेश्चनर भेजते हैं टू द क्लिनिकल साइट। एंड उस क्वेश्चनर के थ्रू ये देखा जाता है कि जो भी क्लिनिकल साइट इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो परफेक्ट फिट है या नहीं फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल स्टडी। सो जो इस क्वेश्चन क्या लिस्ट आउट होते हैं, दैट इज़ साइट की कितनी कैपेसिटी है फॉर इनरोलिंग ह्यूमन सब्जेक्ट, साइट के पास अप्रोप्रिएट फैसिलिटी है या नहीं, देन साइट के पास सेपरेट रूम है या नहीं, देन साइट के पास पास्ट एक्सपीरियंस है या नहीं फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल स्टडी। ये सारे क्वेश्चन उसमें इंग्लिश होते हैं। एंड इस क्वेश्चन को आंसर देने का काम कौन करता है? दैट इज़ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। एंड क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर से डिस्कस करता है एंड देन उस क्वेश्चनर को फिल आउट करके सीआरओ या स्पॉन्सर को भेज देता है। एंड जिनके बेस पे साइट को सिलेक्ट करना है या नहीं फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल स्टडी, ये डिसाइड करता है सीआरओ या स्पॉन्सर। सो इससे आप समझ सकते हो क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल। सो आते हैं थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। सो गाइस, जब भी कोई भी क्लिनिकल साइट सेलेक्ट हो जाता है तब सीआरओ या स्पॉन्सर के थ्रू एक मीटिंग अरेंज किया जाता है विद द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, एंड जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स से रिलेटेड डिफरेंट एक्सपेक्टेशन या जो भी एस्पेक्ट्स हैं ये डिस्कस किया जाता है। एंड इसमें क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर भी इन्वॉल्व होते हैं। एंड आते हैं फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। सो गाइस, कोई भी अगर क्लिनिकल साइट इनिशिएट होने से पहले कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आरबी से अप्रूव कराना होता है, एंड फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल, इन्वेस्टिगेटिव ब्रोचर, देन इन्फॉर्म कंसेंट एंड ऑल्सो मैनी अदर इसेंशियल डॉक्यूमेंट। एंड जिनके बिना कोई भी क्लिनिकल साइट इनिशिएट नहीं हो सकती। अगर क्लिनिकल साइट इनिशिएट नहीं हो सकती एंड किसी भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट को इनरोल नहीं किया जा सकता इन क्लिनिकल ट्रायल। एंड ये डॉक्यूमेंट सबमिशन का काम कौन करता है? दैट इज़ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। सो गैस, आते हैं फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। दैट इज़, अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल एग्रीमेंट बनता है बिटवीन स्पॉन्सर एंड क्लिनिकल साइट,
उसका अप्रूवल लेने का काम किसका होता है? दैट इज़ सीआरसी या क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। सो गाइस, ये थी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीआरसी बिफोर द क्लिनिकल ट्रायल। दैट इज़ क्लिनिकल ट्रायल के स्टार्टअप होने से पहले ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीआरसी की। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं सीआरसी की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल और कंडक्ट फेज। एंड क्लिनिकल साइड को अप्रूवल मिलने के बाद ह्यूमन पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है फॉर टेकिंग पार्टिसिपेशन। एंड ये करने का काम सीआरसी करता है। एंड सीआरसी इंश्योर करता है कि जो भी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया दिया हुआ है इन प्रोटोकॉल, उसके बेस पे ह्यूमन पार्टिसिपेंट परफेक्टली सुटेबल है या नहीं फॉर क्लिनिकल ट्रायल, ये डिसाइड करता है। एंड अगर वो सुटेबल है तो उसे इन्फॉर्म कंसेंट दिया जाता है फॉर रीडिंग। एंड अगर कोई भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म कंसेंट या स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आ रही है, उसे सॉल्व करने का काम कौन करता है? दैट इज सीआरसी। एंड एक बार उससे क्वेरीज सॉल्व हो जाती है तो सीआरसी को ह्यूमन पार्टिसिपेंट से इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म पे साइन लेना होता है। एंड जिसके थ्रू ये डिटरमाइन हो जाता है कि जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट आ रहा है वो अपने इच्छा से आ रहा है, ना कि किसी ने उसे फोर्स किया है। सो आते थर्ड रोल पे, दैट इज़ जब भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट को इनरोल किया जाता है उसी टाइम पे क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर को जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेंट, लाइक उसके प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल रिकॉर्ड और एनीथिंग एल्स, उसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना होता है एंड आपने यहाँ पे अर्काइव करना होता है। एंड ऑल्सो इन स्टडी प्रोटोकॉल शेड्यूल विजिट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। दैट इज़ किस टाइमलाइन में ह्यूमन पार्टिसिपेंट को क्लिनिकल साइट पे आना है फॉर चेकअप और एनी टेस्ट। एंड इसके बारे में इंफॉर्मेशन सीआरसी देता है ह्यूमन पार्टिसिपेंट को। एंड एक बार शेड्यूल विजिट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जब भी ह्यूमन सब्जेक्ट उस टाइमलाइन में विजिट करता है क्लिनिकल साइट पे, तब ह्यूमन पार्टिसिपेंट को इंश्योर करना होता है कि जो भी उसने इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट या आईपी दिया था फॉर कंज्यूमिंग पर्पस, वो उसने कंज्यूम की है या नहीं, या कितनी कंज्यूम की है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना होता है इन ड्रग अकाउंटेबिलिटी फॉर्म। एंड ऑल्सो सब्जेक्ट डायरी को रिव्यू करना होता है। सो आते हैं फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, फॉर जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट है उसे मेंटेन एंड प्रॉपर स्टोर करने का काम कौन किसका होता है? दैट इज सीआरसी का। एंड ऑल्सो इन केस ऑफ एनी एसए, सीरियस एडवर्स इवेंट या एडीआर, उसे रिपोर्ट या उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम किसका होता है? दैट इज सीआरसी का। एंड ऑल्सो जब भी कोई भी सीआरए विजिट करता है ऑन साइट फॉर परफॉर्मिंग सोर्स डेटा रिव्यू या सोर्स डेटा वेरिफिकेशन, अगर उसमें कुछ फाइंडिंग आती है तो उस फाइंडिंग को सॉल्व करने का काम भी सीआरसी का होता है। एंड आते हैं लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। सो गाइस, थ्रू आउट द क्लिनिकल ट्रायल सेंट्रल लैब रिपोर्ट को रिव्यू करना होता है सीआरसी को। एंड ऑल्सो उस पर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का साइन लेना होता है एंड ये काम भी सीआरसी करता है। सो गाइस, ये थी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल या कंडक्ट फेज में होती है ऑफ सीआरसी। सो चलिए देखते हैं सीआरसी की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आफ्टर द क्लिनिकल ट्रायल क्लोज आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी क्लिनिकल ट्रायल होती है उसके क्लोज आउट होने से पहले सीआरसी की ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी डॉक्यूमेंट है रिलेटेड क्लिनिकल ट्रायल उसे वैलिडेट करे, वो इंश्योर करे कि जो भी उसमें इंफॉर्मेशन फिल हुआ है या पेपर डॉक्यूमेंट में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, सारे के सारे सही हो। एंड ऑल्सो जो भी डॉक्यूमेंट में अपडेट होने हैं वो प्रॉपरली अपडेट हुए हैं या नहीं, ये देखने का काम भी सीआरसी करता है। एंड जब भी क्लिनिकल ट्रायल क्लोज आउट होता है तब सीआरए को कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री लॉग, अकाउंटेबिलिटी लॉग, ऑनसाइट डिस्ट्रक्शन फॉर्म और एनीथिंग। इससे प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? दैट इज सीआरसी। एंड सीआरसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी डॉक्यूमेंट है रिलेटेड क्लिनिकल ट्रायल उसे क्लिनिकल साइट पे आर्काइव करे, या जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है फॉर अप्रोप्रिएट रिटेंशन पीरियड। एंड रिटेंशन पीरियड डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट कंट्रीज। दैट इज़ फॉर यूएसए 5 ईयर्स की होती है एंड फॉर कनाडा 10 to 25 ईयर्स की होती है। तो उस रिटेंशन पीरियड के लिए सारे के सारे सोर्स डॉक्यूमेंट और जो भी डॉक्यूमेंट है उसे रिटेंशन करना और उसे इंश्योर करना कि वो प्रॉपर उस ड्यूरेशन तक परफेक्टली फाइन हो। एंड गाइस, ये थी सीआरसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द ट्रायल क्लोज आउट। सो गाइस, आते हैं सैलरी एंड कैरियर प्रोस्पेक्ट के बारे में। सो गाइस, स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 2 से 6 लाख पर ईयर की होती है एंड जो कि काफ़ी अच्छे अमाउंट होती है फॉर क्लिनिकल रिसर्च फील्ड। सो गाइस, हु शुड गो फॉर सीआरसी? डेफिनेटली जिन्हें भी चैलेंजिंग कैरियर चाहिए या जिन्हें हाई ग्रोथ चाहिए तो उन्हें सीआरसी का जॉब डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा। प्लस जिन्हें भी सीआरए बनना है मैं हाईली रिकमेंड करूँगा
कि आप सीआरसी का एक्सपीरियंस लीजिए। एज़ काफ़ी देखा गया है कि जो भी सीआरसी का जिसके पास भी एक्सपीरियंस है, वो आगे चलकर काफ़ी अच्छा सीआरए बनते हैं। एंड गाइस यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। होप करता हूँ आपको सीआरसी के बारे में काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला हो। एंड गाइस मैं ऑल्सो इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका नाम है फार्मा इन डेप्थ, जिसमें जो भी लाइफ साइंस से रिलेटेड नोटिफिकेशन हम शेयर करते रहते हैं। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो, एंड इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। सो टिल देन आप अपने आप का और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, एंड टिल देन बाय बाय।